जब आप करंट अफेयर को पढ़ते हैं तब आप एप्लीकेशन सीखते हैं। मतलब पॉलिटी में आपने जो आर्टिकल्स पढ़े, आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, एंड साथ ही आपने जाना आर्टिकल 143। तो जब आप करंट अफेयर के सीन को देखते हैं, करंट अफेयर की घटनाओं को देखते हैं, तब आप समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। हम सभी ने आर्टिकल 143 के अंतर्गत पॉलिटी में ये पढ़ा कि बेसिकली जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, है ना, देश के जो मतलब जो भी प्रेसिडेंट होंगे वह सुप्रीम कोर्ट से विधि और सार्वजनिक महत्व यानी जो भी मैटर ऑफ लीगल एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस हो गए, इस पर बेसिकली राय मांग सकते हैं, ओपिनियन मांग सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रहे कि ना तो सुप्रीम कोर्ट राय मानने के लिए बाध्य है, ना राय देने के लिए बाध्य है, और ना ही जो राष्ट्रपति है वह सुप्रीम कोर्ट की किसी राय को मानने के लिए बाध्य है, किसी से बंधे हुए नहीं है। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली ये मामला शुरू कहां से होता है। ये आप सभी ने इसके पहले जो तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट, जो वहां की सरकार है और जो सीएम है वहां के एम.के. स्टालिन, इनके बारे में आपने देखा होगा कि जब गवर्नर के द्वारा 10 बिल जो है तमिलनाडु के वह रोक दिए गए थे, और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, एक टाइमलाइन तय कर दी और ये कह दिया कि देखो विद इन 3 मंथ्स जो गवर्नर है वह बेसिकली किसी बिल को अगर उन्होंने रोका है तो विद इन 3 मंथ उसको क्लियर करेंगे, अदरवाइज उनको रीजन बताना होगा। तो अब यहां से जो विवाद है वह शुरू हो गया, और ये विवाद शुरू हो गया कि बेसिकली क्या जुडिशरी के पास यह राइट है, क्या जुडिशरी के पास ये राइट है कि जो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका में भी जो सुप्रीम है, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख है राष्ट्रपति और राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख है गवर्नर, और कोई भी जो बिल है ये एक्ट तभी बनता है, कानून तभी बनता है जब इस पे राज्य के संदर्भ में गवर्नर और देश के संदर्भ में राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। अब लेकिन जुडिशरी ने क्या किया कि एक टाइमलाइन जो है निर्धारित कर दी, और इसी टाइमलाइन को लेकर जो क्वेश्चन है वह उठ गया, और इसी से रिलेटेड 14 जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चंस, आइए जानते हैं कि क्या क्या पूछा है। और बच्चे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बेसिकली क्या हुआ, अब एक विवादित जो मुद्दा है वह शुरू हो गया कि क्या न्यायपालिका, आप सभी को पता है कि हमारे लोकतंत्र की जो आधारशिला है वो एक संतुलन पर आधारित है सरकार के तीनों अंगों के बीच में, जिसमें कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के बीच का जो बैलेंस है ये हमारे लोकतंत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि कुछ ऐसे विवाद हो ही जाते हैं जिसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो यहां पर देखो कि इस फैसले के बाद अब क्या हुआ है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में ये जो शुरू हो गया कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 के तहत ये पूछ लिया कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट को ये टाइमलाइन निर्धारित करने का, कि गवर्नर के लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दे, क्या इसके लिए ये परमिशन है संविधान में, है ना। तो यहाँ पर 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे, लेकिन पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पर बात करूंगी जिनके बेस पे बाकी क्वेश्चंस हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयक पर अनुमोदन देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है, जबकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर कोई आंसर नहीं कर रहे हैं तो उनकी निष्क्रियता को क्या उनकी असेंट समझा जाएगा, क्या उनका डीम्ड असेंट माना जाएगा। और इन्हीं बातों के माध्यम से राष्ट्रपति क्या हुआ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका बीच की जो शक्ति संतुलन है और संविधान क्या कहता है इस बारे में। देखो संविधान ने ऐसी कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की है कि अगर गवर्नर के पास, अच्छा एक बात को समझो कि मान लीजिए स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई जो बिल है, विधानसभा के द्वारा कोई बिल जो है वह पारित किया, और ये कब एक्ट बनेगा, जब गवर्नर इस पर साइन कर दें। बट गवर्नर हाँ ना करे, पुनर्विचार के लिए भेजे। इसके अलावा इनके पास एक चौथा ऑप्शन होता है जो कि होता है आर्टिकल 200 के अंतर्गत, कि ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी असेंट का यूज ना करते हुए ये प्रेसिडेंट के लिए विचारार्थ रख देते हैं, क्या प्रेसिडेंट ही इस पे आगे का सोचेंगे, और ये इनका एक संवैधानिक विवेक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन पावर है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। आइए क्वेश्चंस को जानते हैं कि आखिर क्या क्या प्रश्न जो है वह इन्होंने पूछे। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृत के लिए जब प्रस्तुत किया जाता है तो क्या संवैधानिक विकल्प है। तो पहली बात ये कही कि भाई आर्टिकल 200, आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट एंड फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, हमारा जो न्यायपालिका है ना, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कोर्ट है। आप देखो बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस आखिर गवर्नर के पास क्या होंगे, आर्टिकल 200 के अंतर्गत ये पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि राज्यपाल जो है कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह दे रही है क्या उससे बंधे हुए हैं, कि वो चाहे ना चाहे या फिर पुनर्विचार के लिए भी तो भेज सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद ने फिर से अगर कोई बिल भेज दिया, सेम बिल भेज दिया, तब क्या वो उससे बंधे हुए हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब आर्टिकल 200 के अंतर्गत
राज्यपाल के द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग क्या न्यायोचित है, ये यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर है क्या ये न्यायोचित है। साथ में यहाँ पे ये भी पूछ लिया आर्टिकल 201, देखो आर्टिकल 200 ये कहेगा कि राज्यपाल कोई कानून राष्ट्रपति के लिए रख दे, और आर्टिकल 201 ऐसी प्रक्रिया की बात करता है कि अब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे, है ना। तो आर्टिकल 201 के अंतर्गत क्या ये न्यायोचित है, ठीक है, मतलब ये दोनों ही मामले में क्या इसको ये जस्टिशिएबल है, क्या आप कोर्ट से इसको लागू करा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 361, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कई विशेष अधिकार मिले हैं। तो आर्टिकल 361 के अंतर्गत क्या आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो ये कार्य किया जा रहा है क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, या फिर न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो 361 का विशेष अधिकार क्या 200 पर भी लागू हो जाएगा, ये बात पूछी। नेक्स्ट इसमें ये पूछा कि किसी संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा या राज्यपाल के द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में न्यायिक आदेशों के माध्यम से क्या समय सीमा आरोपित की जा सकती है, कि भाई यहाँ पे जो टाइमलाइन बताई जा रही है कि राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करे, कितने समय के भीतर करे। अब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कह दिया कि भाई अगर राज्यपाल जो है विद इन 3 मंथ्स इस तरह के जो बिल है उस पर आदेश दे, अन्यथा उसका रीजन बताए। तो क्या ऐसी टाइमलाइन जुडिशियल ऑर्डर तय कर देगा, क्या तरीका निर्धारित कर देगा कि आप शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति राज्यपाल ऐसे करें, है ना। चलिए एक और देखिए आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियों के प्रयोग की समय सीमा, तो केवल गवर्नर की बात नहीं हो रही ना, 200 गवर्नर की बात करता है, आर्टिकल 201 तो बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प क्या शक्तियां है। तो आर्टिकल क्या 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए भी टाइमलाइन निर्धारित कर देगा, इतना पावर है न्यायपालिका के पास। नेक्स्ट देखो, क्या राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना अनिवार्य है। अब देखो यहाँ पर अनिवार्य की बात हो गई कि क्या अगर इस तरह का, अब देखो ये भी राष्ट्रपति का संवैधानिक विवेक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर है। अब क्या इस पावर का यूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले ले, है ना, वो भी अनिवार्य। अब देखो आर्टिकल 200 एंड 201 के तहत जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं क्या इनको आप अदालत पहले ही रोक दे, कानून बनने से पहले ही, क्या लागू करने से पहले ही इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है, ये क्वेश्चन भी पूछा। अगली बात देखो, अब बात आती है आर्टिकल 142 की। आर्टिकल 142 दोस्तों ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए प्रक्रिया और नियमों के आगे जा सकता है, मतलब न्याय करने के लिए न्याय के आगे जाने वाली बात, पूर्ण न्याय करने के लिए ये आर्टिकल 142 है जो कि काफी सारी पावर्स कोर्ट को देता है। अब आर्टिकल 142 के तहत न्यायिक आदेश के द्वारा क्या इसको प्रतिस्थापित किया जाए। अब देखो लास्ट आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, इनकी जो टिप्पणी है वो भी अभी काफी चर्चा में रही थी, जिन्होंने ये कह दिया था कि आर्टिकल 142 के तो आपने लोकतंत्र के लिए एक मिसाइल बना लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, कि ये न्यूक्लियर मिसाइल है कि आप किसी भी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चला ले। तो क्या न्यायपालिका इतनी एक तरह से सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत आप नियमों के आगे जाकर अगर न्यायपालिका कर रही है तो आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया लोकतंत्र के लिए, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या आप कार्यपालिका को आदेश दे सकते हैं, आप राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दे सकते हैं। क्या न्यायपालिका इतनी पावरफुल है हमारे देश में। तो यहां पर इन्होंने बैलेंस की बात की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं है और पारदर्शिता से ही मजबूत होती है, इसलिए क्या करना चाहिए, संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस तरह के अभियोजन से छूट देता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्य को करने के लिए अपने पद पर जब तक वह रहते हैं उन पे किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जाता, ना ही अदालत में उनके कार्यों को चुनौती दी जाती है। लेकिन ये जो स्टालिन वाला मुद्दा था बच्चों, इसमें क्वेश्चन मार्क कर दिया गया ना, और कोर्ट ने ये कह दिया कि आप 3 मंथ्स में जवाब दो, अदरवाइज आप रीजन दो। तो यहां पर यही बात है ना कि हमारा संविधान तो आर्टिकल 361 के ये तहत ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस तरह के किसी भी मुकदमे से छूट होगी और वह कोर्ट में उनके किसी भी कार्य को चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। अब लेकिन इसलिए आर्टिकल 361, आर्टिकल 142, 361 आर्टिकल 1, ये क्या है, इस तरह के आर्टिकल्स आपको बताते हैं कि कैसे एक विवाद, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई कुछ बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी यूज की जाती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं कि किसी मामले की अगर वह जांच करे या संविधान की व्याख्या करे तो कम से कम वहां पे न्यूनतम 5 न्यायाधीश हो, ये पूछा। आर्टिकल 142 की प्रक्रियात्मक कानून के मामलों में तक सीमित है, क्या संविधान की
अच्छा, ये भी कहा आर्टिकल 142 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह जो संविधान नहीं कहता, जो कानून नहीं कहता, उसके विपरीत काम कर दे? क्या कानून और संविधान के विपरीत न्यायालय आदेश दे दे? अब न्यायालय, वही बात है ना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी भी तरह के अभियोजन से छूट है, लेकिन अब आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 को, तो हो गया ना उसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी। और लास्ट है, क्या आर्टिकल 131 के अंतर्गत मूल वाद दायर करने के अलावा अन्य तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में निर्णय लेने पर सर्वोच्च न्यायालय पर कोई प्रतिबंध है? आप सभी को पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में अगर किसी भी तरह का विवाद होता है तो केवल और केवल और केवल ये मामले सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो क्या हमारे पास अंतिम विकल्प यही है? तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के विवाद को दिखाता है ना। तो आपके इसके बारे में क्या राय है? क्या न्यायपालिका ज्यादा सुप्रीम होनी चाहिए, कार्यपालिका सुप्रीम होनी चाहिए? फिर डेमोक्रेसी में बैलेंस जरूरी है और हमारे देश में इनका संतुलन ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। थैंक यू सो मच।